हाय, आज हम लोग रिडक्स देखेंगे। तो रिडक्स यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए और उसका वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग रिडक्स का यूज़ करते हैं। रिडक्स एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बट क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसका काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिसके कारण लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। ओके, तो हम लोग सिंपली स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल ऐसे क्रिएट होता है और उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होता है। ये सबको आता होगा, राइट? अब हम लोग देखते हैं इसी काम को रिएक्ट में कैसे करते हैं। तो रिएक्ट में हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए इतने लाइंस ऑफ कोड को लिखते हैं। ऑल राइट, वेरिएबल को क्रिएट करना है और चेंज करना है, तो कुछ इस तरीके से रिएक्ट में चेंज करते हैं। ऑल राइट, अब इसी काम को अगर रिडक्स में करना हो तो देखो क्या करना पड़ रहा है, इतने सारे लाइंस ऑफ कोड को लिखना पड़ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? लो, इंजीनियर्स काम को आसान करते, राइट, मगर यहाँ तो देखो काम को डिफ़िकल्ट करते चले गए। जावास्क्रिप्ट में आसान था, रिएक्ट में थोड़ा मुश्किल हुआ, रिडक्स में तो और मुश्किल कर दिया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, अगर तुम रिएक्ट के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो ना, तो ये जो रिडक्स वाला तरीका है ना, ये लॉन्ग रन में बहुत आसान हो जाएगा। और ये रिएक्ट वाला है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। बट ये जो नॉर्मल तरीका है, जो इजी है, ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ ये काम ही नहीं करेगा। मतलब कुछ लोग शायद काम करा लें 1000 लाइन ऑफ कोड लिख के, बट वैसी लाइफ कौन चाहेगा, राइट, कि 10,000 लाइन लिखना पड़ रहा है ताकि उसका वेरिएबल का वैल्यू रीड हो सके। कोई नहीं चाहेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज़ करते हैं। रिएक्ट बोल दिया था। रिडक्स क्या करता है? वेरिएबल को क्रिएट करता है, उसका वैल्यू चेंज करता है। एक और बात मैं जो मेंशन करना चाहूँगा, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखना चाहिए था बट लिखा नहीं लोगों ने, वो ये कि अगर तुम रिडक्स का यूज़ करते हो ना, तो तुम्हें यूज स्टेट का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समझते हैं बात को। यूज स्टेट कहता क्या था? यूज स्टेट कहता था कि देखो, अगर तुम नॉर्मली वेरिएबल को क्रिएट करते हो और उसका वैल्यू चेंज करते हो, तो रिएक्ट नहीं पता कर पाएगा कि उसका वैल्यू चेंज हुआ है। इसलिए हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करते थे वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए और उसका वैल्यू को चेंज करने के लिए, है ना। तो रिडक्स में भी क्या करते हैं हम लोग? रिडक्स का यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए और उसका वैल्यू चेंज करने के लिए, है ना। तो अब वेरिएबल का जो लेखा जोखा है वो किसके हाथ में है? रिडक्स के हाथ में। रिएक्ट के हाथ में उतना नहीं है ना। तो यूजर स्टेट का हम लोग यूज़ नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर देखो हो गया, कहीं पे भी रिडक्स के इस लाइन ऑफ कोड में इतना ही लाइन लिखना है तुम्हें स्टार्टिंग में। उसके बाद नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखना होगा, जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे लिख देना। ओके, तो अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी रिडक्स को यूज़ करना स्टार्ट करना, सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसएक्स पे आ जाना। मेरे वाले में इसका नाम मेन डॉट जेएसएक्स है, तुम में शायद इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल होगा। रिडक्स वाले लाइब्रेरी से, जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स, प्रोवाइडर को क्या करना? इंपोर्ट कर लेना। ऑल राइट, ये स्टोर हम लोग क्रिएट किए हैं। ऑल राइट, ये हमने क्रिएट किया है, रिएक्ट ने मतलब, या रिडक्स ने नहीं क्रिएट किया है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। हम दिखाएंगे इस स्टोर को कैसे बनाना है, बट प्रोवाइडर के बारे में बता देते हैं। प्रोवाइडर का क्या कहना है ना, कि तुमको अगर रिडक्स का बनाया हुआ वेरिएबल और उसका वैल्यू को यूज़ करना है या फिर उस वैल्यू को चेंज करना है, तो जो भी कंपोनेंट उसका यूज़ करने वाला है उसको वैल्यू पहुंचाने के लिए तुम क्या करो, उस कंपोनेंट के ऊपर और नीचे प्रोवाइडर लिख दो। तो इसलिए हमने क्या किया, ऐप वाला जो कंपोनेंट था उसके ऊपर हमने प्रोवाइडर लिखा और उसके नीचे हमने प्रोवाइडर लिखा। तो अब जो भी वैल्यू रिडक्स की मदद से क्रिएट हो रहा है वो सारा वैल्यू ऐप वाले कंपोनेंट के पास तो पहुंचेगा ही, उसके चाइल्ड कंपोनेंट के पास भी पहुंच जाएगा। ऑल राइट, इस प्रोवाइडर को सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है तुम्हारे स्टोर का नाम, है ना। तो स्टोर इज इक्वल टू, अपने स्टोर का नाम हमने स्टोर ही रखा है, ठीक ना। स्टोर क्रिएट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो इस स्टोर वाले स्टोर में जितना भी वेरिएबल क्रिएट है उसका सारा वैल्यू जो है प्रोवाइडर ऐप को तो देगा, इसके चिल्ड्रन को भी इजीली दे पाएगा। तो यहाँ पे काम हो गया है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। नहीं, इस वाले कोड को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, इसे भी थोड़ा बाद में देखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। ऑल राइट, तो ये देखो, ये जो होम पेज दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, इसको क्रिएट करने में बहुत ही कम लाइन लगा है।
देखा जाए तो 2 ही लाइन लगाए ये दोनों। तो ये कैसे किया हमने, तो H1 टैग 2 बार डाल दिया। देखो हमें लगा कि यूट्यूब वीडियो पे ये टाइटल थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, अच्छा लगेगा, तो इसलिए H1 टैग 2 बार डाल दिया है इसके लिए। अब यहाँ पे एक काउंटर कंपोनेंट को हमने क्या किया है, डिस्प्ले किया है ना। तो काउंटर कंपोनेंट कैसे बनाए हैं ये हम लोग देखेंगे। यहाँ से हमने इंपोर्ट किया काउंटर को, तो चलते हैं यहीं पे देखने के लिए कि काउंटर में क्या कोड लिखा हुआ है। तो काउंटर में हमने यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच और ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो काउंटर को हम लोग इन सभी कोड को बाद में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे मोटा मोटी मैं ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे 2 बटन बनाया गया है, प्लस और माइनस का, और यहाँ पे एक रीसेट बटन हमने इस बटन टैग से बनाया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही इसमें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा और कोड को फैला के दिखा दें। ऑलराइट, इतना ही कोड है यहाँ पे काउंटर वाले में। ऑलराइट, तो ये डिस्पैच क्या होता है, कैसे काम करता है, यूज सेलेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग देखेंगे। बट अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। पूरे रिडक्स में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और ये सही में बहुत इजी है। पहले जो इम्प्लीमेंटेशन था रिडक्स का वो बहुत ही घटिया था। ये रिडक्स के टीम ने भी रियलाइज़ किया और ये तरीका बनाया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। ऑलराइट, तो देखो क्या करते हैं हम लोग। अब देखो ये क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करते हैं। तो क्रिएट स्लाइस का काम क्या होता है, आसान भाषा में जितना भी वेरिएबल तुम्हारा बनेगा इसी क्रिएट स्लाइस के अंदर बनेगा, और जितना भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है तुम्हें इसी क्रिएट स्लाइस के अंदर चेंज करना है। ऑलराइट, तो अब ये क्रिएट स्लाइस का हमने एक नेम वेरिएबल है, ठीक ना, ये सिंटेक्स फिक्स है, ये नेम नहीं चेंज होगा, इसका तुम लोग कुछ भी नाम रख सकते हो। ऑलराइट, तो ये क्रिएट स्लाइस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं, ये एक फंक्शन है जो कुछ चीज़ों को ले रहा है ना, और इंटरनली काम करके कुछ रिटर्न भी कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या ले रहा है, सबसे पहले नेम, है ना। तो किस कंपोनेंट के लिए तुम वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो जिस कंपोनेंट के लिए हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं उस कंपोनेंट का नाम क्या है, काउंटर। राइट, इसलिए हमने नेम इज इक्वल टू काउंटर रखा है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इनिशियल स्टेट में हमने क्या डाला है, वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखना, काउंटर में हम लोग एक ही वैल्यू डिस्प्ले किया है ना, तो इसके लिए 10 वेरिएबल बनाने का कोई सेंस नहीं बनता ना। एक ही वैल्यू है 0, इसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, इसी वैल्यू को डिक्रीज करना है, इसी वैल्यू को रीसेट करना है, तो 10 वैल्यू क्यों बना है। हाँ, तो ये काउंटर है, वैसे मैं बताना भूल गया ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस पे क्लिक करने से वैल्यू बढ़ता है, माइनस पे क्लिक करने से वैल्यू घटता है, रीसेट पे क्लिक करने से वैल्यू रीसेट हो जाता है। तो ये जो इनिशियल स्टेट है ये क्या माँ बोलता है, ये इनिशियल स्टेट बोलता है हमें एक वेरिएबल दे दो और उसका वैल्यू बता दो। तो हमने इसे वेरिएबल दिया वैल्यू, यहाँ पे नम भी लिख सकते थे, पहले हम लोग नम लिख रहे थे, तो कुछ भी लिख सकते हो। हमने वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब वैल्यू नाम का वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 0, है ना। अब रिड्यूसर, इस पे काफ़ी लंबा डेफिनेशन है, मगर तुम वर्किंग देखो, डेफिनेशन समझ के क्या ही करोगे, है ना। अगर तुम यूज़ कर पा रहे हो दैट इज़ इनफ। तो रिड्यूसर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूसर के अंदर हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, इतना ही याद रखो, रिड्यूसर के अंदर हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं। तो रिड्यूसर में क्या हम लोग डिफाइन किया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, है ना। तो रिड्यूसर के अंदर हम लोग वैल्यू अलग तरीके से चेंज करते हैं। इंक्रीमेंट बता रहा है कि जब भी हमें इंक्रीमेंट करना हो ना तो हमें क्या करना है, तो स्टेट क्या है, तो ऐसा हम लोग कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। स्टेट एक एरो फंक्शन है ना, एक एरो फंक्शन बनाते हैं। देखो यहाँ पे एरो फंक्शन दिख रहा होगा, ये एरो फंक्शन क्या ले रहा है, स्टेट को ले रहा है। ये एरो फंक्शन क्या ले रहा है, स्टेट को ले रहा है। अब क्योंकि हमने बोला था कि अब सारा जो वैल्यू है वेरिएबल का वो रिडक्स कंट्रोल करेगा, तो जितना भी वेरिएबल हमने बनाया, जैसे कि यहाँ पे एक ही बनाया, इसको अगर एक्सेस करना है ना तो स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग क्या कह रहे हैं कि एरो फंक्शन को क्या करें कि एज ए इनपुट हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टेट, और ये इनपुट इसको दे कौन रहा है, रिडक्स दे रहा है, ठीक ना।
ऐसा ही सिंटेक्स है इसका। तो बोल रहे हैं कि हम तुमको स्टेट दे रहे हैं, अब तुम स्टेट के साथ जो करना चाहते हो इस ब्रेसेस के अंदर कर सकते हो, ये 2 ब्रैकेट है ना इसके अंदर। तो हम लोग क्या किया, हमने स्टेट का वैल्यू बढ़ा दिया 1 से, है ना। तो अब जब भी हम कॉल करेंगे ना इंक्रीमेंट को, ये स्टेट का वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। सिमिलर काम हमने डिक्रीमेंट के लिए किया और रीसेट के लिए किया है, ठीक ना। तो यही है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या कहता है कि काम कैसे करना है ना, ये रिड्यूसर बताता है। काम कैसे करना है ये रिड्यूसर बताता है, और कौन सा काम करना है ये एक्शन बताता है, ठीक ना। तो जब हम लोगों को जब इस बटन को मान लो क्लिक किया, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं रिडक्स से कि हमें वैल्यू इंक्रीज करना है। तो रिडक्स को कैसे पता चलेगा वैल्यू इंक्रीज करना है? एक्शन से, क्योंकि एक्शन बताएगा कि क्या इंक्रीज करना है। एक्शन थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एक्शन रिड्यूसर उतना मुश्किल नहीं है, और ये जो नया वाला तरीका है ये तो और भी आसान है। अगर पुराने तरीके पे जाते हैं एक्शन और रिड्यूसर का, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इवन रिडक्स टीम को ये पसंद नहीं था, तो वो तरीका हट गया। मतलब यूज़ कर सकते हो बट रिकमेंडेड नहीं है। तो एक्शन बताता है करना क्या, तो एक्शन के अंदर क्या लिखते हैं थोड़ा सा झलक देख लेते हैं कोड का। देखो ये डिस्पैच जो है ना, डिस्पैच के अंदर हमने इंक्रीमेंट लिखा है, यही है एक्शन, है ना। डिस्पैच के अंदर हमने इंक्रीमेंट लिखा है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हमने एक एक्शन को परफॉर्म किया है, राइट। तो ये बता रहा है कि हमें इंक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट कैसे करना है ये अब रिड्यूसर बताएगा, ठीक ना। तो बटन क्लिक किया, है ना, तो वो लाइन ऑफ कोड कहाँ पे गया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया ना, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही ऑन क्लिक पे क्लिक हो तुम डिस्पैच को रन कर देना, डिस्पैच वाले फंक्शन को। डिस्पैच क्या काम करता है, ठीक ना। ये डिस्पैच एक्चुअली में एक्शन को बोलता है कि इंक्रीमेंट एक्शन करो, ठीक ना। तो हम लोग इंक्रीमेंट वाले पे चले जाते हैं। तो अब एक्शन जो है यहाँ पे आता है क्रिएट स्लाइस पे, और बोलता है कि हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो रिड्यूसर बोलता है ठीक है, अगर तुम इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो देख लो कौन सा, मेरे पास 3 एक्शन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। तुम कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो? तो यहाँ पे एक्शन क्या बोला था, हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो एक्शन को यूज़ करने के लिए डिस्पैच कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो रिड्यूसर बताता है कि पहले तो तुम स्टेट ले लो। तो ये ब्रेसेस के अंदर स्टेट आ गया। स्टेट डॉट वैल्यू हमें स्टेट में जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू दे देगा जो कि है 0, और उस वैल्यू में क्या कर दो 1 ऐड कर दो, ठीक। तो काम हो जाएगा, जैसे ये काम होगा वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये सारे लाइन हमने डिस्कस कर लिया था। ये लाइन क्या बोलता है कि काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। तो ये क्या कर रहा है कि जो काउंटर स्लाइस है ना उसमें जितना भी एक्शन है ना उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें कितना एक्शन है, इंक्रीमेंट एक एक्शन है, डिक्रीमेंट एक एक्शन है, और रीसेट एक एक्शन है ना। तो इसको अगर यूज़ करना है ना तो इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको एक्सपोर्ट करने का ये तरीका है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, और ये डीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है, ठीक ना। तो एक काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन में जाएगा, मतलब इन तीनों में से, और इंक्रीमेंट के अंदर कौन सा कोड आ जाएगा, ये लाइन। डिक्रीमेंट के अंदर कौन सा कोड आ जाएगा, ये लाइन। रीसेट के अंदर कौन सा कोड आ जाएगा, ये लाइन, है ना। तो अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे डिस्पैच इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, क्योंकि वही एक्शन कर रहा था। ओके, अब हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया काउंटर स्लाइस को, ठीक ना। एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक ना। एक्चुअली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करते हैं, मगर बिगिनर के लिए फिर उसको इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रोजेक्ट में अगर यूज़ करना है तो तुम ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने काउंटर स्लाइस को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब स्टोर पे आ जाते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे रिडक्स टूल किट से हमने कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट कर लिया और काउंटर स्लाइस को काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट किया है। मतलब जो हमने बनाया था काउंटर स्लाइस, यहाँ से हमने काउंटर स्लाइस को मतलब ये पूरा का पूरा कोड को ही इंपोर्ट कर लिया है। ऑलराइट, हमें सिर्फ ये रिड्यूसर इंपोर्ट करना चाहिए था, मगर उससे फिर कोड समझने में बिगिनर के लिए मुश्किल होता है, तो हमने पूरा ही इंपोर्ट कर लिया। अब देखो ये यहाँ पे क्या करना होता है और क्यों करना होता है। हमने जो स्टोर बनाया ना उसे हमें बताना पड़ता है, स्टोर को बताना पड़ता है कि तुम्हारे पास जो रिड्यूसर है वो कौन सा है ना। तो यह ऐसे हम लोग स्टोर बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि ये जो स्टोर हमने बनाया है इसको यहाँ मेन में यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ही ना यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो स्टोर बनाने के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज़ करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि देखो रिड्यूसर हम एक तुमको देते हैं और उस रिड्यूसर का नाम क्या है, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, है ना। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिड्यूसर है, रिड्यूसर का मतलब है हमारे पास एक रिड्यूसर है। रिड्यूसर किसके लिए, काउंटर के लिए, काउंटर के लिए एक रिड्यूसर है। और वो रिड्यूसर कहाँ से मिलेगा तुम्हें, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर से, है ना। तो काउंटर जो हमने बनाया था उसके लिए जो रिड्यूसर है वो स्टोर को बताने के लिए हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो हम लोग चलते हैं काउंटर पे। ऑलराइट, यही आखिरी कोड बच चुका है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, बहुत ही आसान है यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच, देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, है ना। तो काउंटर स्लाइस से हमने कुछ एक्सपोर्ट किया था, और ये क्या एक्सपोर्ट किया था हमने काउंटर स्लाइस से, एक्शंस। ये 3 एक्शन है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया। अब देखो ये काउंटर क्या है, काउंटर नाम का कंपोनेंट बना है, यानी कि काउंटर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज़ है वो डिस्प्ले करता है। रिडक्स ट्यूटोरियल नहीं, सिर्फ ये काउंटर, ये जो दिख रहा है तुम्हें 1 प्लस माइनस रीसेट। तो पहले h2 टैग का यूज़ किया है वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, जो कि है 1, है ना। तो ये वैल्यू आया कहाँ से, तो देखो जब ये वैल्यू आया कहाँ से, यूज़ करना था, तो सारा वैल्यू तो रिडक्स के अंदर बना रहे थे ना हम लोग, तो रिडक्स से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रिडक्स से वैल्यू निकालने का ये तरीका है यूज़ सेलेक्टर। यूज़ सेलेक्टर को हम लोग बोलते हैं ना कि देखो यूज़ सेलेक्टर बोलता है कि वो यूज़ सेलेक्टर हमेशा एक एरो फंक्शन लेता है, ठीक ना। अब ये एरो फंक्शन बोलता है कि हम तुमको स्टेट दे रहे हैं, ठीक ना। अब तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू बोल रहा है कि हम स्टेट का जो काउंटर का वैल्यू है, ठीक ना, स्टेट का काउंटर का वैल्यू है वो हम लेना चाहते हैं, ठीक ना। तो यूज़ सेलेक्टर जो है रिडक्स से काउंटर का वैल्यू जो है, मतलब काउंटर वेरिएबल है, काउंटर रिड्यूसर का नाम है, ओके। देखो इस रिड्यूसर का नाम क्या है, काउंटर, है ना। यहाँ पे देखो इस रिड्यूसर के अंदर 3 एक्शन है, इसका नाम हमने रखा है काउंटर, है ना। तो इस काउंटर रिड्यूसर के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है वैल्यू, हमें वो वेरिएबल दे दो, है ना। यही यहाँ पे कहने की कोशिश किया गया है कि स्टेट में जाओ, वहाँ पे काउंटर रिड्यूसर को खोजो और वहाँ से वैल्यू निकाल के दे दो, तो वो क्या देगा, इसको ये वाला वैल्यू नाम का वेरिएबल दे देगा। और इसको हमने सेव कर लिए इस वेरिएबल में, इसका नाम भी हमने वैल्यू रख दिया, कुछ भी रख सकते थे। तो अब इस वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें रिडक्स दिया है। रिडक्स से मांगना क्यों पड़ा, क्योंकि वैल्यू जो है वो रिडक्स चेंज कर रहा है ना।
तो वैल्यू अगर रिडक्स चेंज कर रहा है तो उसी को पता होगा ना लेटेस्ट और बेस्ट वैल्यू कौन सा है, करेक्ट वैल्यू कौन सा है, तो इसलिए रिडक्स से हमने वैल्यू मांगा है। अब यूज डिस्पैच का यूज़ किया हमने, इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये यूज डिस्पैच कुछ नहीं है, यूज डिस्पैच इज इक्वल टू डिस्पैच लिखा है, तो अब डिस्पैच के अंदर हम लोग किसी भी एक्शन का नाम लिखेंगे ना तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, बटन टैग से बटन बना है, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर है, मतलब जब भी क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ भी तो जो इवेंट क्रिएट होता है वो लिसन करने के लिए इस एरो फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब जैसे ही इवेंट अकर होगा इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, डिस्पैच इंक्रीमेंट, मतलब एक एक्शन परफॉर्म करो जो कि है इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होता है हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, इस पेज में आ जाएंगे और इस पेज में आएंगे और फिर हम लोग इंक्रीमेंट को खोजेंगे, ये रहा इंक्रीमेंट, और फिर इसके अंदर का जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू +1, तो पहले वैल्यू 0 था तो 1 ऐड हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो वही वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अपडेट क्यों होगा, क्योंकि यूज सेलेक्टर इसको हमेशा लेटेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते रहता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम काम यहाँ डिक्रीमेंट में हुआ है और सेम काम यहाँ पे डिस्पैच में हुआ है। ऑलराइट, तो सेम चीज़ को दो बार एक्सप्लेन करने से अच्छा था कि एक ही चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाए, ऐसे टाइम भी बचता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो इसी लाइन ऑफ कोड को तुम लोग खुद से लिख के देखो, एग्जीक्यूट करके देखो, अगर हो रहा है तो बता देना हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो उसको कमेंट में मेंशन कर देना, मैं सॉर्ट आउट करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। ओके।